जय हिंद दोस्तों। आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो भी है मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। जितना हो सकेगा उसको आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने का कोशिश करेंगे। रिवीजन क्लास रहेगा ये कि ज़्यादा कम समय में रिवीजन किया जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा आज का कोशिश है कि जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत को कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक का नाम है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। तो बहादुर शाह का साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। अब देखिए, बहादुर शाह जो होता है, बहादुर शाह औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। तो औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उनके जो उनका जो उत्तराधिकारी होता है, उनके बीच युद्ध होता है कि हम बनेंगे राजा तो हम बनेंगे राजा। तो इन्हीं बीच बहादुर शाह और उनके भाई आजम शाह के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जो होते हैं बहादुर शाह का साथ देते हैं। और ये जो आजम शाह और बहादुर शाह का जो युद्ध होता है, इसको हम जजाऊ का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जजाऊ का युद्ध, जो कि 1707 ईस्वी में होता है। और इसमें बहादुर शाह जीत जाते हैं और उत्तराधिकारी बन जाते हैं। आगे देखते हैं कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य, यानी कि उस समय क्या हुआ कि मुगल कमज़ोर पड़ गए, जिसके कारण छोटे छोटे राज्य हो स्वतंत्र होते गए, जिसमें अवध के संस्थापक सआदत खां थे। हैदराबाद की चिनकलीज खां या निजामुल मुल्क आसफ जाह थे। रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद की थी। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक की स्थापना सादतुल्ला खां। भरतपुर की स्थापना चुरामन एवं बदन सिंह ने की। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि नोट, मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। तो सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। अच्छा, सआदत खां जो थे कौन थे? तो सआदत खां कौन थे? तो ये बंगाल के संस्थापक थे। नहीं, बंगाल के संस्थापक नहीं थे। सआदत खां जो थे अवध के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? तो नोट, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह ए खबर के नाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। आगे देखते हैं कि आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फारूक सियर को घृणित कार कहा जाता है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की है। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या करा दी थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकलीज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने, अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। आगे देखते हैं। ईरान जिसे हम लोग फारस बोलते हैं, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मुहम्मद शाह था।
नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां द्वारा बनवाए गए तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा था। तख्ते ताउस जिसे हम लोग मयूर सिंहासन बोलते थे, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। कौन सा था? मोहम्मद शाह। शाह आलम द्वितीय जिसे हम लोग अली गौहर कहते हैं, अली गौहर के शासनकाल यानी कि शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने कहाँ कर लिया था? दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आप लोगों को ये उत्तरकालीन मुगल सम्राट के जो भी ये सम्राट हैं, अगर इनका शासनकाल याद रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसमें देखिए एक बात ध्यान रखिए, जैसे हम लोग आपको बता रहे हैं, जैसे ध्यान से समझिए। मुगल कहाँ से स्टार्ट होता था? तो मुगल वंश का सबसे बाबर था। कौन था? बाबर। तो बाबर कब आता है? 1526 में। तो 1526 ले लेके 1530 तक बाबर आता है। 30 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर के बाद उसका लड़का बैठता है हुमायूं। तो हुमायूं बैठता है तो हुमायूं कब बैठता है? 1530 में बैठता है और 1530 ले लेके 56 तक बैठता है। फिर 56 में कौन बैठता है? तो हुमायूं का लड़का है अकबर। तो अकबर कब बैठता है? तो अकबर बैठता है 1556 से लेके 1605 तक बैठता है। और उसके बाद अकबर तो बाबर, हुमायूं, अकबर का लड़का है जहांगीर। तो जहांगीर कब बैठता है? तो जहांगीर बैठता है 1605 से जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये ना स्टार्ट होगा, तो 1605 से 1627 तक। और उसके बाद जो है, उसके बाद कौन बैठता है? तो 1727 ले लेके 1757 तक, 1727 ले लेके 1757 तक शाहजहां रहता है। कौन रहता है? शाहजहां। तो 1727 ले लेके कहाँ तक? 1627 ले 1657 तक शाहजहां रहता है। उसके बाद 1657 से लेके 1707 तक कौन रहता है? औरंगजेब रहता है। कौन रहता है? औरंगजेब रहता है। औरंगजेब। तो जब औरंगजेब आता है, औरंगजेब कब आता है? औरंगजेब आता है 1657 से लेके 1707 तक। तो यही 1707 में जब इसकी मृत्यु होती है तो ये बहादुर साहब बैठता है। तो हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार रिवीजन करा देते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। ये रहा बाबर, ठीक। बाबर का लड़का हुआ हुमायूं। हुमायूं का लड़का हुआ अकबर। अकबर का लड़का हुआ जहांगीर। जहांगीर का लड़का हुआ शाहजहां। जहांगीर का लड़का हुआ शाहजहां। और शाहजहां का लड़का हुआ औरंगजेब, ठीक। औरंगजेब। तो शाहजहां देखिए, बाबर 1526 में बैठता है तो 26 ले 30 तक बैठता है। तो फिर 1530 ले लेकर 1530 से 1556 तक हुमायूं रहता है। 1556 तक हुमायूं रहता है। तो फिर 1556 में अकबर का राज्याभिषेक होता है। तो 1556 से 1605 तक अकबर रहता है। और उसके बाद अकबर के बाद आता है जहांगीर, उसका लड़का जहांगीर। तो 1605 से लेके इस 1627 तक रहता है। और उसके बाद ये शाहजहां बैठता है। उसके बाद तो 1627 से लेकर 1657 तक रहता है। और उसके बाद औरंगजेब आता है। औरंगजेब आता है तो 1657 से 1707 तक रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और जब 1707 में ये औरंगजेब मरता है
तो मुगल उत्तरकालीन मुगल सम्राट स्टार्ट होता है, जिसमें इसके हम लोग पढ़े कि जजाऊ का युद्ध होता है किसके किसके बीच में, तो बहादुर शाह के बीच में, जिसमें बहादुर शाह के साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, उसके भाई आजम शाह के बीच, मतलब आजम शाह के दोनों के बीच लड़ाई हुआ था। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आया, हम लोग पढ़े जब जब मरता है औरंगजेब, जब औरंगजेब मरता है 1707 में जब मरता है, तो उसके बाद बैठता है, कौन बैठता है, बहादुर शाह बैठता है। कौन बैठता है, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह 1707 से 1712 तक, उसके बाद जहांगीर 1712 से 13 तक, फारूक सियर 13 से 19 तक, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक, अहमद शाह 1748 से 1757 तक, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक, और उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक, और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। अगर इनकी बात करें तो देखिए, ये अगर बात करें बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में होता है। तो अगर पूछेंगे कि बक्सर की युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो बक्सर का युद्ध आप लोगों को पता होगा कि 1759 से 1806 के बीच हुआ है, 1764 बीच में ही आएगा। तो शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था। अगर हम पूछेंगे कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ, तो सती प्रथा के अंत के समय मुगल सम्राट कौन थे, तो अकबर द्वितीय। कहे कि अकबर द्वितीय, यही अकबर द्वितीय है जो कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। समझ में आ रहा है। अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति में कौन मुगल सम्राट थे, तो बहादुर शाह जफर थे। यही अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्हें कहाँ किस जेल में भेज दिया गया था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर बात करें ये अहमद शाह अब्दाली की थी, यही अहमद शाह अब्दाली है जो कि नहीं, देखिए अहमद शाह, और उसके पहले कौन था, मोहम्मद शाह। यही मोहम्मद शाह है जिसके शासनकाल में कौन आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह के शासनकाल में कौन आक्रमण किया था, तो नादिर शाह आक्रमण किया था। कौन, नादिर शाह आक्रमण किया था। कब, 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में, जिसे हम लोग इसको हम लोग ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। क्या, यहाँ का ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला लिख कर याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। पानीपत है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठाओं की हार हो गई थी। तो यही अहमद शाह अब्दाली है जो कि 1761 ईस्वी में इसी के बीच हुआ था, याद रखिएगा। मतलब कि अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठाओं की सेना, जिसमें मराठाओं की हार हो गई थी। आगे देखते हैं। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर को अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह द्वितीय जिसे हम लोग जफर भी बोलते हैं, अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने बहादुर शाह को जफर को बंदी बना लिया गया और इसे रंगून कहाँ है, म्यांमार में, कहाँ है, म्यांमार में भेज दिया गया। इसको रंगून में बंदी बना के भेज दिया गया। आगे देखते हैं। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। नोट, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था, तो 8 बार भारत पर आक्रमण किया है। तो पहला टॉपिक समाप्त होता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो इसको भी देख लेते हैं।
17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच होने वाले नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। क्या छीन लिया था? यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोची में खोली थी। तो पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोची में खोली थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए और पहला डच यात्री कार्नेलियस हाउटमैन जो कि 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों का दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थित, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 के अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। अगर देख लेते हैं कंपनी और उनकी स्थापना दिवस, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी का हुआ था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1761 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे। पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। अगर बात करें भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोली थी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसको अनुमति नहीं मिला था। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। टॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम यानी कि शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। सोलह सौ बत्तीस ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। आगे देखते हैं। तो 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टी पर ले लिया। वहीं एक किलाबंदी कोठी का निर्माण कर इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और वही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हो गया। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में
1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना दिया। गैरोल्ड ओंगियर 17 जिसका शासनकाल 1669 से 1677 तक था, सूरत की प्रेसिडेंसी एवं मुंबई का गवर्नर रहा। गैरोल्ड एंगियर जो था यही बम्बई शहर की स्थापना की थी। बंगाल के शासक शाहजहाँ ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहा जाता है। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुल्तानुती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और वहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर जो चार्ल्स जो चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चारनॉक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री फ्रैंक कैरो द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। यही पांडिचेरी था जिसको 1761 ईस्वी में कौन छीन लेता है? तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी छीन लेती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो याद रखिएगा पांडिचेरी की जो स्थापना है वो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी 1674 में, और 1761 ईस्वी में इसको छीन लेता है। कौन छीन लेता है? अंग्रेज छीन लेता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ले लेकर 48 तक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 ले लेके 54 तक चला। इस युद्ध में फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसिस गवर्नर बनाकर भेजा गया। पांडिचेरी की संधि के तहत जनवरी 1955 ईस्वी में यह युद्ध समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत? पांडिचेरी की संधि के तहत। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंग था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया था। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई लड़ी, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हो गई थी। और 1761 में यानी कि 1760 में हुई अंग्रेजी सेना आयरकूट और वांडीवास की लड़ाई में, मतलब वांडीवास की लड़ाई को भी 1760 में, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह हार गए थे। और यही फ्रांसीसी ने 1674 में जो पांडिचेरी की स्थापना की थी, वही पांडिचेरी को 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। हम बताया, आगे देखते हैं। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो कि 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी कब्जे में ही रहे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर जो होता है भारत की यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये समाप्त होता है। और तीसरा मतलब 39 नंबर टॉपिक जो कि तीसरा है आधुनिक भारत का, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, ये भी देख लेते हैं। तब बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल जो था सर्वाधिक संपन्न राज्य था। यानी कि बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो हमने पढ़ा ना, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की थी। तो मुर्शिद कुली खां जो था स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व यानी कि कर भेजता था। तो क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित किया। इसने इजारेदारी प्रथा यानी कि
किसानों को दो ऋण दिए, जिसमें एक इजारेदारी प्रथा जो कि प्रारंभ था, और दूसरा था कृषकों को तकाबी ऋण यानी कि खेती के लिए अग्रिम ऋण प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन बना, इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन बना। देखिए, तकाबी जो ऋण था, तकाबी ऋण खेती के लिए अग्रिम ऋण था। अब मान लो कोई आदमी अगर कोई ऋण दे रहा है, किसी को पैसा दे रहा है, तो उसको एक समय के बाद वसूलेगा भी, तो उसके उसके ही इसके लिए इजारेदारी प्रथा यानी कि तकाबी ऋण में देता था और इजारेदारी प्रथा में वो उनसे ग्रहण कर लेता था, ले लेता था। तो मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन बना? सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन तो 1700 सुजाउद्दीन के बाद देखिए, पहले यहाँ पर समझ लीजिए, ये बंगाल के नवाब के क्रम में, जैसे कि हम लोग पढ़े मुगल के तो मुगलों से स्वतंत्र हो गया कौन? जैसे 1700, जैसे हम लोग पढ़े कि 1707 ईस्वी में उत्तराधिकारी युद्ध में शाहजहां का साथ दिए थे ना, जैसे हम लोग देखे हैं यहाँ पर, देखे ना, बहादुर शाह, शाहजहां बोल रहे हैं, बहादुर शाह 1707 ईस्वी में साथ दिए थे कौन? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो 1707 से 1712 ईस्वी तक थे, 1707 से 1712। और इसी में मुगल जो था कमज़ोर हो गया था, मुगल कमज़ोर हो गया था, जिसको देखते हुए जो छोटा छोटा प्रांत था वो स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा था। क्या स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा था। तो उसी के क्रम में यहाँ पर, उसी के क्रम में जो अवध था, हैदराबाद था, रुहेल था, बंगाल का कर्नाटक था, भरतपुर था, तो ये धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे। उसी के क्रम में ये जो बंगाल था, मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया मुगलों से। तो जब स्वतंत्र हो गया तो देखिए, तो स्वतंत्र हो गया तो मुर्शिद कुली खां 1713 ईस्वी में 1713 ईस्वी में 1713 से 1727 तक था। तो मुर्शिद कुली खां के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था उसका दामाद सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक था। और उसके बाद ये उसका दामाद था सरफराज खां। तो सरफराज खां जो था 1739 से 40 तक था, यानी कि एक ही वर्ष रहा है। तो इसी का जो एक मंत्री था अली वर्दी खां, तो अली वर्दी खां इसको मार देता है सरफराज खां। तो इसको सरफराज खां को 1740 के गिरिया के युद्ध में मार देता है। और उसके बाद सरफराज खां के बाद कौन बढ़ जाता है? अली वर्दी खां। तो अली वर्दी खां जो है, अली वर्दी खां बैठ जाता है। तो देखिए, पढ़ते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो ये समझ में आ गया कि यानी कि मुर्शिद कुली खां के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद बना सुजाउद्दीन, जो कि 27 ले लेके 39 तक था। तो ये उतना कोई महान शासक नहीं था, इसीलिए इसके बारे में नहीं पढ़ना है। उसके बाद बैठता है उसका सरफराज, जिसको मारकर अली वर्दी खां बैठ जाता है। यानी कि 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मारकर बिहार का सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। क्या कर दिया? मतलब पहले ये सब जो थे, ये सब मुगल को राजस्व भी भेजते, मतलब स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन फिर भी ये मुगल को राजस्व भेजते थे, समय समय पर ऋण भेजते थे, कर देते थे। लेकिन जब अली वर्दी खां सरफराज खां को मार कर बनता है, अली वर्दी खां सरफराज खां को मार के बनता है अली वर्दी खां, तो ये क्या करता है कि नहीं देता है, ये जो ऋण होता है राजस्व देना बंद कर देता है। जिसके कारण इसके इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धिशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। यानी कि जब ऋण नहीं देता था तो इसके इसके ऋण न देने से इतना पैसा जमा हो गया, जिससे भारत को स्वर्ग कहा जाने लगा बंगाल को। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद बनता है सिराजुद्दौला। यही सिराजुद्दौला है जो कि बक्सर के युद्ध में यहाँ पर बक्सर के युद्ध होता है। तो देखिए, बक्सर के युद्ध जो होता है, बक्सर के युद्ध में कौन कौन भाग लेते हैं? तो बक्सर के युद्ध में हम लोग पहले देखे कि मुगल में कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय आता है।
उसके बाद ये शाह आलम द्वितीय का अगर शासनकाल देखें तो शाह आलम द्वितीय कब से आता है? शाह आलम द्वितीय आता है 1700, रुकिए देखते हैं, 1700। तो यहाँ पर समझिए जो बक्सर का युद्ध होता है, रुक जाइए, बक्सर का युद्ध, तो बक्सर के युद्ध में एक एक तरफ अंग्रेज था, एक तरफ अंग्रेज था, और दूसरी तरफ कौन कौन से थे? 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? 3 व्यक्ति कौन थे? तो 3 व्यक्ति में पहला था ये सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला। उसके बाद था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और उसके बाद सिराजुद्दौला हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया, और अवध के नवाब ये सिराजुद्दौला जो है, और एक शुजाउद्दौला था। क्या था? शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था। कहाँ का नवाब था? अवध के नवाब था। तो ये 3 लोग लड़े थे बक्सर के युद्ध में। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका दामाद बन गया सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण पराजित हुए। यानी कि जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला को ब्लैक होल की घटना के कारण प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध हुआ जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो इसमें जो मीर जाफर है, मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला मारे जाते हैं। ठीक ना? तो मीर जाफर को मतलब मीर जाफर बन जाते हैं, सेनापति मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेज जो होते हैं अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। किसको बना देते हैं? मीर जाफर को धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। पलासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब की वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारे गए। पलासी जो है भागीरथी नदी के किनारे हैं। क्लाइव के हाथ, यानी कि जब मीर जाफर मरवा देता है, यानी कि मीर जाफर अंग्रेजों में मिला हुआ था, तो क्लाइव के हाथ की कठपुतली मीर जाफर हो गया था, को अंग्रेजों ने 1760 में हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। यानी कि मीर जाफर को मतलब कि ये तो कठपुतली था अंग्रेजों का, क्योंकि उसी के कहने पर वो सिराजुद्दौला को मतलब कि सिराजुद्दौला से धोखा किया था। तो जो मीर जाफर थे, मीर जाफर को क्या कहता है? तो मीर जाफर का जो दामाद होता है मीर कासिम, मीर जाफर का दामाद मीर कासिम होता है। तो इसको मीर जाफर को बिना मतलब है कि हटा के मीर कासिम उसका दामाद को बना देता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेज जानते हैं कि मीर कासिम हमारा साथ देगा, तो ये क्या करता है कि मीर कासिम अपनी राजधानी परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देता है। यानी कि बंगाल की राजधानी पहले ढाका था, तो ढाका से मुर्शिदाबाद कौन करता है? तो मुर्शिद कुली खां करता है। कौन करता है? मुर्शिद कुली खां। और ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देता है मीर कासिम, और वहाँ पर मुंगेर करके कट्टा बारूद बनाने लगता है। तो जब अंग्रेजों को पता चलता है कि अरे ये तो हम सोचे कि मीर कासिमों को बनाएंगे तो ये और काम करेगा हमारे लिए, लेकिन वो नहीं करता है, और वो बिहार के मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोलने लगता है कि अंग्रेजों से लड़ेंगे। तो फिर क्या करता है कि मीर कासिम से हटा के मीर जाफर को कर देता है। मीर जाफर से हटा फिर मीर कासिम को क्या करता है? कासिम को हटा देता है, और फिर वो उसके जो ससुर थे, ससुर कौन थे? यानी कि कासिम थे, मीर जाफर थे, तो मीर जाफर को फिर बना देता है। ठीक ना? मीर जाफर को कासिम से हटा के
जाफर को फिर बनाते, यानी कि पहले जाफर फिर कासिम फिर जाफर, ठीक ना, याद रखिएगा। तो कासिम खिसिया जाता है और यही मीर कासिम जो है बक्सर के युद्ध में आता है, यानी कि 17 बक्सर के युद्ध, जो बक्सर का युद्ध जो होता है, कुछ और बताए थे का, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम था अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ठीक ना, अंग्रेज का सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। तो यहाँ पर हमारा ये भी समाप्त होता है बंगाल का नवाब। ये चौथा चैप्टर है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, इसको भी देख लेते हैं। तो अंग्रेजों का मैसूर से संबंध, चलिए देखते हैं। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका दामाद टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1767 से 69 तक होता है और इस समय गवर्नर जनरल जो थे बरेलास्ट थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 किसके समय, तो वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 कार्नवालिस के समय, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इसी के समय टीपू सुल्तान मर जाता है और लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में होता है, ठीक ना। यही वेलेजली था जिसने सहायक संधि लाया था कार्नवालिस कोड। कार्नवालिस ने वारेन हेस्टिंग जो कि 1785 तक था। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेज की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी, यानी कि मैसूर अकेला था जिसमें और मराठा, हैदराबाद और अंग्रेज, ये 3 लोग मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। टीपू की मृत्यु के बाद मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई थी। टीपू को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू को शेर ए मैसूर कहा जाता है। आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। 1760 में वांडीवास की युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। यानी कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध जो होता है वांडीवास के 1760 में होता है और किसके किसके बीच में, तो आयरकूट और लाली की फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व में, जिसमें फ्रांसीसी सेना हार जाती हैं। ये देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 69 तक हुआ था और 69 में संधि होता है। दूसर का 80 से 84 में होता है, जिसमें 84 में मंगलोर की संधि के तहत और पहला मद्रास की संधि। देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि से और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। कब होता है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में, दूसरा का आंग्ल मैसूर 1784 में, तीसरा 1792 में, ठीक ना, 1792 में। आगे देखते हैं सिख एवं अंग्रेज, इसको भी देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है सिख एवं अंग्रेज, इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जो कि प्रथम गुरु को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाते हैं। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा को नानक के आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय स्थापित किया।
स्थापित किया। जो गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक जो थे सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला बनते हैं गुरु उनके बाद अगला गुरु बनते हैं गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव बनते सन 1539 में 39 ले लेके 52 तक सिखों के दूसरे गुरु हुए। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार आरंभ अंगद देव ने ही किया था। उनके तीसरे गुरु बनते हैं अमरदास। कौन बनते हैं? अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास बनते हैं। सन 1552 से 76 ईस्वी 1552 से 1574 ईस्वी तक थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानु को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास सन 1574 से 1581 ईस्वी तक सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानु को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। उसके बाद बैठते हैं सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जो कि 1581 से 1606 ईस्वी तक थे। सिखों के पांचवें गुरु हुए कौन? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इनके इसमें गुरु नानक के प्रेरणा के प्रार्थनाएं और गीत संकलित थे। गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं का भी सम्मिलित किया गया था। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण कराया था। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। सिखों के जो छठे गुरु थे हरगोविंद थे, जो कि 1606 से 1645 ईस्वी तक इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण कराया। ये जो थे तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर का किलाबंदी करा दिया। अमृतसर का किलाबंदी करा दिया। आगे देखते हैं। सिखों के सातवें गुरु हर्राय हुए, जो कि इन्होंने दारा सिखों को मिलने पर आशीर्वाद दिया था। दारा सिखों से मिलने पर क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। सिखों के आठवें गुरु हरकिशन हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने उन्हें शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? तो सिखों के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए, जो कि 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक रहे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी को लोगों के नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब एवं कार्यस्थली पावता थी। इनके 2 पुत्र हुए, फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह।
को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। क्या की? खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 ईस्वी में। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। बंदा बहादुर, अगर पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह के कितने लड़के थे तो 4 लड़के थे, जिसमें 2 को वजीर खान ने चिनवा दिया था और 2 युद्ध में मारे गए थे। जी, इसी कारण गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब हमारे तो कुछ कोई लड़के नहीं हुए, यानी कि गुरु पद तो पैतृक था कि इसके संतान बैठेंगे, इसके संतान बैठेंगे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के जो चारों लड़के थे वो मारे गए थे, जिसके कारण उन्होंने कहा कि जो अब गुरु पद होगा वो गुरुवाणी काम करेगा, गुरुवाणी का काम करेगा। इसीलिए आदि ग्रंथ का जो था रूप दिया और अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। इसीलिए इसके बाद 10 गुरु, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को ही माना जाता है। उसके बाद कोई गुरु नहीं हुए। आगे देखते हैं कि बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करने का था। इसके लिए इन्होंने लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए। क्या चलाए? सिक्के चलाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। तो फर्रुख सियर के आदेश पर, किसके आदेश पर? फर्रुख सियर के आदेश पर। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने 1000 मुगल फौजदारों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसके बाद 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया है। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया अरमान सिंह के यहाँ हुआ। इनके दादा चरत सिंह 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकोफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, ये चार सूबों में बटा हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के जो विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री कौन थे? मंत्री दीनानाथ थे। 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है 1849 में होता है। सिख एवं अंग्रेजों के मध्य हुई संधि। सिख एवं अंग्रेजों के मध्य कौन कौन सी संधि हुई थी उसको भी देख लेते हैं। तो पहला है लाहौर की संधि। कौन है? लाहौर की संधि, जो कि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी। दूसरा भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेज सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 की वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को
लड़ी थी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए थे। अगला है लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 ईस्वी को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेज में कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 की वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। सिख राज्य की प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, सिख राज्य का प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था, सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल है। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल है। तो आप लोग यहाँ तक रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। अगले अगले जो पार्ट होगा उसमें हम अगले पार्ट में उत्तरकालीन मुगल सम्राट को कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ें कौन कौन से, तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, ठीक ना। तो यानी कि 37 कौन कौन से टॉपिक पढ़े आज हम लोग, 37 38 39 यानी कि 39 40 41 यानी कि 5 चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। क्या किए हैं, 5 चैप्टर को आज कंप्लीट किए। तो अगले टॉपिक में 2 से 3 पार्ट में ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।